जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे। देखिए, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, तो इस पर एक मिसलेनियस एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स का मुझे लेना था, जो कि मैं अभी आपको सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो देखिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ T/2, मतलब T1/2 है, T × 1/2 ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज द मीन लाइफ एंड इट्स मीन लाइफ एक्सिस। मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि मतलब हाफ लाइफ पीरियड और मीन लाइफ के बीच क्या रिलेशन होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो मीन लाइफ होता है इसको हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, और जो हाफ लाइफ होता है उसको टी से डिनोट करते हैं। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो देखिए, आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, तो आपको ऑप्शन पहचानना चाहिए। तो ऑप्शन देखकर आपको पता चल रहा होगा कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, या फिर जो मैंने लेक्चर में बताया, वहाँ पर कुछ ऐसा फार्मूला था जिसमें 0.693 था, ठीक है। तो यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर जिसको फार्मूला याद है वह आसानी से कर सकता है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर। ये देखिए ऑप्शन ए, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड है और ये डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट सवाल जो है आपका अगला सवाल ये आपका है, व्हेन अ बीटा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस देन इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट रिविजन ही होना चाहिए। क्या होता है व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस देन इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है किसी न्यूक्लियस से, ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे एक्स है तो एक्स से बीटा निकला, मान लेते एक बीटा निकला, तो एक्स की अगर अभी एटॉमिक नंबर जेड है, एक्स की एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास ए है, तो मैं बता रहा हूँ ए तो वही रहता है, जेड हो जाता है +1, ठीक है। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पहले मेरे पास n न्यूट्रॉन था और प्रोटॉन p था, अब इससे एक बीटा निकला तो न्यूट्रॉन तो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि और प्रोटॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो रेशियो दोनों का क्या होगा, बढ़ा कि घटा, तो दोनों का रेशियो घटा, क्योंकि देख लो नीचे अगर बढ़ता है तो पूरा जो रेशियो होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 ले लूँ और 1/4 ले लूँ, ठीक है, या 1/3 ले लूँ, तो आप देख सकते हो कि 1/2 बड़ा है, 1/3 में इसमें देखो 3 बड़ा है लेकिन 1/3 क्या है, छोटा है, 4 बड़ा है लेकिन 1/4 क्या है, छोटा है। तो ये सारा चीज़, यानी आंसर कौन सा होगा आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि द क्वांटिटी विच इज नॉट कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज। कौन सी क्वांटिटी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, मोमेंटम है, चार्ज है, मास है, और आपका नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस है। तो देखिए मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसमें आपका एक फार्मूला होता है E = Δm और c², ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो m है, जो c है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहता है, और ये जो E है एनर्जी है, ठीक है। तो Δm क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। तो फाइनली आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मतलब ये जो डेल्टा मास एनर्जी रिलेशन जो है उसमें क्या होता है, मतलब जब जब किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, तो जब आप न्यूक्लियस पे दूसरा न्यूट्रॉन का प्रहार कराते हो या प्रोटॉन से उसको ब्रेक करते हो किसी न्यूक्लियस को, तो उसका जो न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये ब्रेक करता है, तो वहाँ पर मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो मास जो है वो कंजर्व नहीं, नॉट कंजर्व पूछा है, मास कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है, चार्ज भी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो कंजर्व क्या नहीं रहता, मास कंजर्व नहीं रहता, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिटेक्टेड इज रिलीज्ड, ठीक है। मतलब जो भी मास में कमी होता है वो मास कहाँ जाता है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 3 आवर्स। कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मान लेते कुछ भी है एक्स, तो ये 3 घंटे में आधी, मतलब हाफ लाइफ इसका कितना 3 आवर्स, यानी 3 घंटे में ये
x/2 हो जाएगी, ठीक है ना, कैपिटल x/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 9 घंटे में कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो 3 घंटे में x/2 ही, तो अगले 3 घंटे में कितना होगा x/4, और फिर अगले 3 घंटे में कितना होगा x/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 आवर्स, तो 3 आवर्स 3 आवर्स एंड 3 आवर्स, टोटल कितने हो गए 9 आवर्स, तो 9 आवर्स में कितने हो गए x/8। तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ, जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला होता है आपका a/a0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 का पावर t डिवाइडेड बाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जो होता है इसको बोलता है हाफ लाइफ पीरियड, और जो टी होता है वो टोटल टाइम होता है। तो टोटल टाइम आपके पास 9 आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपका है, और आपका ये जो है 3 आवर्स दिए हुए हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल जो है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स 1600 ईयर्स, आफ्टर 6400 ईयर्स व्हाट अमाउंट विल रिमेन। बोला 1600 मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो 1600 साल में कितना होता है, आधा हो जाता है, यानी x/2 हो जाता है 1600 में, तो 6400 साल में पूछा है। तो 1600 अगले 1600 साल में ये कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा, और फिर अगले 1600 साल में कितना हो जाएगा, फिर ये x/8 हो जाएगा, x/8 हो जाएगा, और फिर अगले 1600 साल में कितना हो जाएगा x/16 हो जाएगा। यानी 16 16 16 और 16, मतलब 16 चौके 64, यानी 6400 साल में कितना बचना चाहिए, इसको 1/16 बचना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देख लीजिए आ गया आपका आंसर, ठीक है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए हैं, n/n0 यूज़ किए हैं, n/n0 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10। अब दोनों फार्मूला सेम है, कह लो कि a/n0 इज इक्वल्स टू 1/2 और होल पावर t डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, या फिर कह लो कि n/n0 दिस इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो ये सारा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, देख लीजिए, रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ विथ मास नंबर 8 and 27 वुड बी, ठीक है। तो एक ऐसा न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर 8 और 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका रेडियाई का ये पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि रेडियस और मास नंबर में जो रिलेशन होता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। तो यहाँ से इस फार्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ से देखिए r1/r2 निकाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूँ r1 है और इसको मैं मान लूँ r2 है, ठीक है, ये r2 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए r1 r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है a टू द पावर 1/3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √a और इसका पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू लिख सकते हैं। तो r1 अगर है तो यहाँ पर a1 हो जाएगा, और अगर r2 होता तो k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ऐसा है 3 और a2 हो जाता एक, और जब दोनों को डिवाइड करता तो k कैंसिल हो जाता। a1 और a2 दिया हुआ है, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है 27। तो 8 का क्यूब रूट बाहर निकलेगा तो कितना होगा 2, और 27 का क्यूब रूट निकलेगा तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर 2/3 हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कोई इन द डिसइंटीग्रेशन सीरीज, ये एक डिसइंटीग्रेशन सीरीज है, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छा सवाल है, ये एक डिसइंटीग्रेशन सीरीज है और इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए z और a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जैसे x है और यहाँ पर अगर हम z लेते हैं, यहाँ पर z लेते हैं और यहाँ a लेते हैं, यहाँ पर a लेते हैं, तो इससे अगर एक अल्फ़ा रे अगर निकलता है तो यहाँ पर z की वैल्यू -2 होती है और a की वैल्यू -4 होती है। तो कहने का मतलब इस वाले केस में जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 92 है तो अल्फ़ा अगर निकला तो x के यहाँ पर 92 में से -2 हो जाएगा और उसमें ऊपर में क्या होगा -4 हो जाएगा। तो 92 -2 होगा तो 90 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 234। फिर इसमें से एक बीटा निकला, तो मैं बता दूँ तो जब बीटा निकलता है तो इस वाले पे कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी मास नंबर पे कोई अंतर नहीं पड़ता है बीटा के निकलने से। तो ये तो वही रहेगा 234, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से इंक्रीज कर जाता है। तो 90 और 1 मिलकर 91 हो जाएगा। तो 91 एंड 234, यानी ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो एक्स ए जेड एक्स है तो ये रियल में ऐसा है एक्स है और यहाँ जेड है और ये यहाँ पर ए है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये आपका ऐसा है। तो ये एक एक्स इज एनी एलिमेंट
हुज एटॉमिक नंबर इज जेड एंड मास नंबर इज ए। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या, एमिट्स, कहाँ गया, हाँ सॉरी, हाँ एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो एक्स है, जेड है और ए है, तो एक अल्फा निकला तो कितना हो गया, Z-2 हो गया और ये A-4 हो गया। ठीक है, द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई अमिट बीटा पार्टिकल्स, तो बीटा फिर निकला यहाँ पर, तो फिर जो एक्स था Z-2 पहले से था और बीटा निकलने से +1 होता है और ऊपर तो वही A-4 होगा। तो देखिए A-4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में है। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या हुआ, एक्स था मेरा, मतलब पहले जेड था, फिर एक अल्फा निकला तो Z-2 हुआ, Z-2 हुआ और फिर एक बीटा निकला, तो फिर एक बीटा निकला, पहले जेड था, एक अल्फा निकला तो Z-2 हो गया, फिर एक बीटा निकला तो +1 हो गया, यानी Z-1। ठीक है, यानी Z-1 एंड A-4, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो शायद मिस्टेक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये पूरा थ्योरेटिकल है, जब आप इसका रिएक्शंस देखोगे, मैंने जो आपको चेन रिएक्शंस कराए हैं, ठीक है, वो रिएक्शन देखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिनो होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या है, हाँ सही है, न्यूट्रिनो। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो 0 हो जाता है और जेड भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द सेट विच रिप्रेजेंट द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सेट दिया गया है, इसमें आपको सीरीज पहचानना है, मतलब इसमें देखिए ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 3 दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए पहला ब्रैकेट में बोल रहा है कि आइसोटोप होना चाहिए, दूसरा ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, आइसोबार होना चाहिए, और तीसरा ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, आइसोटोन होना चाहिए। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आइसोटोप का क्या मतलब होता है। आइसोटोप वो होता है जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए एटॉमिक नंबर आपका ऐसा है H12 एंड H13। तो यहाँ पर देखिए ये एटॉमिक नंबर तो सेम है दोनों का, 111 दोनों का है। तो चलिए मान लेते हैं ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, अब आइसोबार देखते हैं। आइसोबार वो होता है जिसका मास नंबर सेम होता है, तो इसमें मास नंबर सेम नहीं है, तो 97 है, 197, 198 है, तो मास नंबर अलग हो गया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया इसके कारण। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए पहला ही ऑप्शन गलत है, पहला जो है वो ऐसा हीलियम आपका 2 और 3 है और हाइड्रोजन आपका 1 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये दोनों अगर सेम रहता तो आइसोटोप होता, मतलब पहला जो ब्रैकेट होना चाहिए आइसोटोप का होना चाहिए, लेकिन यह जो पहला ब्रैकेट है वो आइसोटोप का नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। सी में भी देखिए जो पहला ब्रैकेट है वो आइसोटोप नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में देखिए पहला जो ब्रैकेट है आपका H12 और आपका H13, तो ये देखिए आइसोटोप दिख रहा है आपको यहाँ पर। और दूसरा जो है ब्रैकेट होना चाहिए आइसोबार। आइसोबार भी दिख रहा है दूसरा, देखिए यहाँ पर दूसरा जो है आपका H312 है, He32, और ये है आपका H31। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, दोनों का मास नंबर सेम है, यानी दूसरा ब्रैकेट सेटिस्फाइड कर रहा है। और तीसरा जो है आपका आइसोटोन, यानी जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन क्या होता है 197, यानी मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा। तो 197 माइनस 79 करते हैं तो कितना आ गया, 17 में 9 गया तो 6 हो गया। ठीक है, और 8 में 7 गया तो 1 हो गया, तो 16 आ गया यहाँ पर। फिर दूसरा जो है Hg है, तो Hg के लिए हम क्या करते हैं, Hg में हम क्या करते हैं 198 है और माइनस कितना है 80 है, 80 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने गलत किया है, 7 में 9 जाएगा तो 17 में 9 जाएगा तो 8 होगा, 9 8 17 होता तो 18 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ये 18 आ रहा है, यानी 18 और 18 ये दोनों सेम आ गया, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये देखिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। नाउ द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12 यानी 12। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर 11 होना चाहिए क्योंकि 8 के बाद मैंने 10 ले लिया था। ठीक है, उसमें बाई प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, तो आप 8 के बाद 9 होना चाहिए, तो 9 10 11 ये क्वेश्चन नंबर
ठीक है, जो भी है आपको देख लो। द मास नंबर ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 56। एक आयरन न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना है, 56 है। ठीक है, तो 56 इसका मास नंबर है उसका आयरन न्यूक्लियस। तो बोल रहा है द न्यूक्लियर डेंसिटी इज, ठीक है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी कितना होना चाहिए। ये सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए मैंने आपको याद करी, मैंने बताया था डेंसिटी इस क्लास का शुरू में देखिएगा। मास मतलब डेंसिटी निकालने के लिए मैंने बताया मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और मास तो मास दिया हो मास आपका। ठीक है, तो ये आप देख लो अच्छे से। तो ये आपको खुद से सॉल्व करो, आप पीछे से थ्योरी रिवीजन करिए, थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप देख भी पाओगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे आया है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। मास बराबर सॉरी डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की जगह पे 56 हो जाएगा और वॉल्यूम की जगह पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू कैसे निकलेगा, रेडियस की बात है तो रेडियस ऐसा होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻3। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे। नाउ द नेक्स्ट सवाल इज बोल रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 डेज। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो 30 दिन में आधा हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट 3/4, मतलब कितने समय में वो 3/4 हिस्सा खत्म हो चुका होगा। तो आधा हिस्सा कितने दिन में खत्म होता है, 30 दिन में। तो मान लेते हैं एक्स कोई भी मटेरियल है और ये 30 दिन में हो गया आपका x/2। ठीक है, x/2। फिर अगले 30 दिन में ये हो गया x/4। तो शुरू में x था, अब x/4 बचा, यानी 1/4 बचा। तो 1/4 बचा तो 3/4 खत्म हो गया। तो डिसइंटीग्रेट कितने दिन में हुआ, x था और 30 दिन में कितना हुआ, x/2 हुआ। फिर अगले 30 दिन में कितना हुआ, x/4 हो गया। तो बचा कितना, शुरू में x था और अभी x/4 बचा, तो हुआ कितना, 3x/4। यही तो पूछ रहा है कि मतलब कहने का मतलब देखो, अगर आप मान लीजिए कि शुरू में आपके पास 5 kg चीनी है, ठीक है, तो आप हर एक 10 दिन में आप मतलब जो भी खर्च करते हो तो 10 दिन में आपका आधा चीनी हो जाता। तो 3/4 मतलब मतलब आपने जब लास्ट में देखा आपके पास 5 किलो चीनी है और कुछ दिन के बाद आपके पास 1 kg चीनी बच जा रहा है, तो मतलब उतने दिन में 4 kg चीनी आपने खर्च कर दिया। तो हम कितना खर्च हुआ कैसे निकालते हैं, शुरू में कितना था और लास्ट में कितना बचा। तो शुरू में मेरे पास x था और लास्ट में कितना बचा, x/4 बचा। तो x से x/4 बचा तो खपत कितना हुआ, 3x/4। ये खत्म हो गया होगा, तभी तो x/4 बच रहा है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो बना जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 60 डेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखिए, ये 2 सवाल जो स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये सवाल आपको खुद से करना है। ठीक है, सवाल नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड बाई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाई इट, द रिजल्टिंग डाउटर इज n। ये आप क्वेश्चन खुद से पढ़िए, खुद से समझिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7870184583 पे आप ये कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि जितना भी मैंने अभी तक आपको मतलब ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है पूरा प्रॉपरली चैनल वाइज है। ठीक है, और ये एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो क्वेश्चंस का लेवल मैंने जो 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी किए, ये प्योर एनडीए बेस्ड सवाल हैं। ठीक है, ये जेई मेंस में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। जेई मेंस का जो लेवल होता है इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। हाँ, आपका नीट में पूछा जा सकता है, बट जेई मेंस का लेवल इससे ऊपर होता है। अगर जेई मेंस इससे सवाल बनाएगी रेडियो एक्टिविटी से या न्यूक्लियाई से, तो इससे ज़्यादा टफ सवाल बनाएगी। ठीक है, वो आपको पढ़ना नहीं है अभी, मतलब अभी नहीं करना है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें इतने सवाल में आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ लिख कर बताइए कि सर मेरा नाम ये है और मुझे और इस पर एक्स्ट्रा सवाल चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इसका पूरा सीरीज देखिए इस चैप्टर का, मतलब लेक्चर 1 to ये आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर 4 है। ठीक है, तो 1 to 3 में पूरा थ्योरी है और लेक्चर 4 में आपका पूरा है आपका ये। ठीक है, तो जो आप पहले नहीं देखें अगर, तो आप पहले देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप पूरा देखो और उसमें से देखो कि कौन सा टॉपिक में आप फंस रहे हो। अगर वो क्लियर कर लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपका जैसे आपका हो गया रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ पीरियड, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, और जितने फार्मूलाज हैं, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये सारा चीज़।
तो और भी कई सारे बेसिक बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन का जो भी सेट है आपका, ये आज मैंने आपको कर दिया। एक असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा और मैं देखूंगा कि उसमें आप कितना कर पाते हो, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर यहीं पे था। मैंने जितना भी आपको जितना भी क्लास अभी तक लिया है इस चैप्टर पे, बस आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को पूरा देखिए और मुझे सजेस्ट करिए। आप मुझे सजेस्ट करिए कि सर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आप इस पर और अच्छा से मतलब कोई दूसरा मेथड लो। तो मैं देखूंगा कि मतलब उस टॉपिक में और क्या मैं नया आपको दे सकता हूँ और किस मेथड को मैं ऑप्ट कर सकता हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। ओके, तो इतना आप होमवर्क के तौर पर इतना करिए और मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।